हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो गैस 1:30 बज चुका है, ठीक है। और 1:30 बजे दिन में डेली आप लोग क्या लगाते हो? आप लोग लगाते हो एक सेट, ठीक है। मैं बार बार आपको टाइम बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को इस वक्त आके चैनल पे देख लेना है वीडियो आया है या नहीं आया है, ठीक है। 1:30 में आपको डेली चेक कर लेना है। अगर आया हुआ है तो आपका क्लास चलता रहेगा। जनरली आपका क्लास जो है वो चलता ही रहेगा। किसी दिन अगर नहीं क्लास ले पाता हूँ तो अलग बात है, ठीक है। तो आप सभी आके चेक कर लिया करो, इंतजार मत करो नोटिफिकेशन का, मैं बार बार बोलता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में वरिष्ठ पदाधिकारियों की वरीयता के अनुसार तीसरे स्थान पे कौन आता है? जल्दी बताओ। हमारे राजनीतिक व्यवस्था में अगर हम लोग देखेंगे तो वरिष्ठता के अनुसार तीसरे स्थान पे कौन आएंगे? कौन आएंगे? ये आएंगे इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरे स्थान पे कौन आते हैं? तीसरे स्थान पे आते हैं पीएम, ठीक है। आपको यहाँ से याद रखना है, राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति और राज्यपाल आपको दिया हुआ है। जिसमें से सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? राष्ट्रपति के बाद, तो राष्ट्रपति के बाद है भूतपूर्व राष्ट्रपति का स्थान और तीसरे नंबर पे है पीएम का स्थान। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में कब पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? तो ये तो आपको पता ही है, सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। आपको बताना है कब। तो कब? 2 अक्टूबर 1959 को। स्पेसिफिकली डेट आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संशोधन प्रक्रिया जो हमारे देश में है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अफ्रीका से। और संशोधन का अनुच्छेद क्या है? संशोधन का अनुच्छेद है 368, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताओ। समान और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद है 39A। अच्छे से याद रखना है आपको। बहुत सारे बच्चे इसमें 15 से कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है? समान और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, यह है अनुच्छेद 39A में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन कौन सा कथन सही है। तो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है, गुप्त काल के सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दूसरा है, गुप्तों का राज चिन्ह गरुड़ था। तीसरा है, दशावतार मंदिर में गुप्त कालीन शिव की प्रसिद्ध मूर्ति है। और चौथा है, गुप्त काल के कलाकारों ने ही सर्वप्रथम शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना और रचना की। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा सही आंसर? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी, यानी 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। ये जो दशावतार मंदिर है, ठीक है, ये गुप्तकालीन शिव की प्रसिद्ध मूर्ति यहाँ पे नहीं है, बल्कि विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम किस वंश का राजा था? नागभट्ट प्रथम किस वंश का राजा था? देखो ये सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, पर थोड़ा सा आपको एग्जाम में अगर याद ना हो तो आप तुक्का खेल जाते हो और फिर गलत करके आ जाते हो। क्या होगा आंसर? आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। किस वंश का था नागभट्ट प्रथम? तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्न वंश में से सबसे पहले कश्मीर पर किसने राज किया? जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, इसमें से बताना है कि अगर कश्मीर पे इन्होंने शासन किया है तो सबसे पहले किसने शासन किया था? तो कश्मीर पर सबसे पहले कारकोटस वंश के शासक ने शासन किया था, ठीक है। इसमें 3 वंश आए, कारकोटस, उसके बाद आए दूसरे स्थान पे उत्पल और तीसरे स्थान पे आए थे लोहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में से कौन सल्तनत कालीन नहीं है? तो जो भी आपको इतिहासकार का नाम दिया हुआ है आपको ये बताना है सल्तनत कालीन इतिहासकार इसमें से कौन नहीं है। कौन नहीं है? यह है अल-बरूनी, ठीक है। और जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाजुस सिराज और शम्से सिराज अफीफ, ये सब जो है ये सल्तनत काल में किसी ना किसी राजा के काल में ये भारत में थे, लेकिन अल-बरूनी जो है ये सल्तनत काल में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था?
रिपन को भारत का उद्धारक किसके द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था, क्योंकि रिपन ने भारत के लिए बहुत कुछ किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य लिग्नाइट कोयला का स्थान नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको इन राज्यों में से आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर लिग्नाइट कोयला नहीं मिलेगा। कौन सा राज्य है वो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, यानी राजस्थान और तमिलनाडु जो है ये दोनों क्षेत्र लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन महाराष्ट्र में आपको लिग्नाइट कोयला नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? इनमें से एक ऐसी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। वो कौन सी नदी है? वो नदी है काली नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। इसको हम लोग शारदा रिवर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रिवर? शारदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट सबसे अच्छे वीणा वादक थे? तो मुगल सम्राटों का आपको नाम दिया हुआ है, आपको बताना है सबसे अच्छे वीणा वादक कौन से सम्राट थे। ये थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब वीणा बहुत अच्छी तरह से बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? तो लियो प्रोटीन से बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली लियो प्रोटीन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, आप इसको पढ़ सकते हो। क्या बोला जा रहा है? दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है। ठीक है, अगर आप अलग अलग देखोगे, दो आपने कंपाउंड लिया, ठीक है, आप इसको अगर अलग अलग देखोगे तो इसका पावर कुछ और है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो इसका पावर कम हो जाएगा पहले से। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिरोध, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटीगैमिशन। क्या बोलते हैं? एंटीगैमिशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? चंडीगढ़ की संसदीय सीटों यानी लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ की लोकसभा की सीटों की संख्या है 1। अगला क्वेश्चन है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक डैश है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है? तो यह एक द्वितीय प्रदूषक है। कैसा प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देखो, पॉल्यूटेंट को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या हो गया? जो डायरेक्ट कहीं से एमिट होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो या कोई भी फैक्ट्री चला रहे हो, कहीं से भी जो पॉल्यूटेंट डायरेक्ट एमिट होता है और वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है, उसको हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। लेकिन जो डायरेक्टली कहीं से प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि वो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद, जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में पहुंचता है उसके बाद उसका निर्माण होता है और फिर वह पॉल्यूशन फैलाता है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है एक तरह का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और वायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थों को क्या होता है? अपक्रमित करते हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कंपोस्टीकरण या कंपोस्टिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिथियम से फ्लोरीन तक की आवर्त में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या आमतौर पर क्या असर होता है? क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर? जब लिथियम से आप फ्लोरीन तक जाओगे तो क्या असर होगा? चलिए बताओ क्या होगा? तो
अगर इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बात करेंगे तो ये बढ़ जाती है। जो नॉर्मल ट्रेंड है, अगर आप किसी पीरियड में आगे बढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाती है, ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेंड है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त कौन सी शिरा लाती है? जल्दी बताओ, कौन सी शिरा है वो, उसका क्या नाम है? उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। देखो यहाँ से हार्ट से थोड़ा सा आप समझ लो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये है आपका हार्ट, ठीक है, और आपका हार्ट अब चौकुट ही रहेगा, इसलिए टेंशन मत लो। हार्ट वाला शेप अगर रखोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। हार्ट को चौकुट रखो तो फिर आप आसानी से कुछ भी पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन में आसान होगा। ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, और ये है राइट ऑरिकल। ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हार्ट, हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है। ये 4 चैम्बर मैंने बना दिया। अब है आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक डायग्राम आपको सारा चीज़ याद दिलाएगा। जो डायग्राम अभी मैं बना रहा हूँ इसको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहली बात, आपके बॉडी से इम्प्योर ब्लड हार्ट में जो एंटर करता है वो कहाँ करता है? वो करता है राइट ऑरिकल में। कहाँ करता है? राइट ऑरिकल में, ठीक है। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड निकल जाता है फिर बाहर, और ये कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है आपके लंग्स में, ठीक है। कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। तो निकला क्या? इम्प्योर ब्लड ही। घुसा क्या इसमें, यानी हार्ट में क्या घुस रहा है? ये भी इम्प्योर ब्लड घुस रहा है, ठीक है। अब कहते क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये है आपका बॉडी, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेंस। जो बॉडी से इम्प्योर ब्लड हार्ट में लाता है उसको वेंस कहते हैं, हिंदी में इसको शिरा कहा जाता है। लेकिन जब आप हार्ट से जैसे ही बाहर निकल के लंग्स की तरफ बैठोगे जाओगे, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी जो है वह जनरली प्योर ब्लड को कैरी करता है, लेकिन जब भी पल्मोनरी वर्ड आ जाएगा, चाहे वेन हो या आर्टरी हो, जस्ट उसका अपोजिट काम करेगा। आर्टरी यानी प्योर ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड। कहाँ से कहाँ? हार्ट से लंग्स में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से लंग्स में इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। उसके बाद यहाँ पे लंग्स में इसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है। उसके बाद ये फिर कहाँ जाता है? ये जाता है आपके लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। और ये जो लेके जाने वाला जो भी आर्टरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। वेन नॉर्मली इम्प्योर ब्लड लाता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वह प्योर ब्लड लाता है। कहाँ से कहाँ? लंग से हार्ट में, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पूरे बॉडी में फिर आर्टरी के द्वारा ये पहुंच जाता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, एक बार फिर से इसको वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या था? फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अल्फा विष। क्या है? अल्फा टॉक्सिन या अल्फा विष किससे बनते हैं? तो अल्फा टॉक्सिन किससे बनते हैं? तो अल्फा टॉक्सिन कवक यानी एक तरह के फंगस से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी का संक्रामक अवस्था कौन सा है? कौन सा है? वह है स्पैरोजोइट, ठीक है। इसका मलेरिया परजीवी जो है कौन सा है? प्लाज्मोडियम। इसका अलग अलग स्टेज होता है, ठीक है। उसमें से जो स्पैरोजोइट स्टेज है वह संक्रामक है। अगला क्वेश्चन है भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, तो किस तरह की मिसाइल है? ये अग्नि 2 जो है यह किस तरह की मिसाइल है? देखो इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे पूछा हुआ है और मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। किस तरह की मिसाइल है? तो यह है पृथ्वी से पृथ्वी मार करने वाली। कैसी मिसाइल है? पृथ्वी से पृथ्वी मार करने वाली, यानी ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है रुधिर लसिका यानी हीमोलिम्फ इनमें देखी जा सकती है। इन चारों में से आपको बताना है हीमोलिम्फ आप किस में देख सकते हो? जल्दी बताओ, हीमोलिम्फ आपको किस में मिलेगा? तो हीमोलिम्फ आपको ऑर्थोपोड में मिलेगा। किस में मिलेगा? ऑर्थोपोड में, ठीक है, या हिंदी में इसको बोलते हैं संधिपाद। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? कौन थे? ये थे के.सी. न्योगी, ठीक है। और वित्त आयोग का अगर बात करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग है? 280 आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग के डेफिनेशन को डिफाइन करता है।
और वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गिरनार की पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर मंदिर का वास्तुशिल्प जमीन पर कोई छाया नहीं छोड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। आपको एक ऐसे धरोहर का नाम बताना है जो कभी भी जमीन पे कोई छाया नहीं छोड़ता है। वो कौन सा टेम्पल है? कौन सा है वो है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। उस वक्त सोचो जो आर्किटेक्ट वगैरह होते थे वो कितने ज़्यादा एडवांस थे। अभी भी लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। बहुत जगह जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग भी जाते हैं, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आता है रीज़न क्या है। वो लोग कुछ ना कुछ रीज़न बता देते हैं, पर खुद को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो दूसरों को क्या सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका कभी भी छाया जो है वह जमीन पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कौन सा नदी है वो है कावेरी नदी, जिसके मार्ग में शिव समुद्रम जलप्रपात मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? 20 पॉइंट प्रोग्राम, आपको ये बताना है ये कब शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, जल्दी बताओ। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है इसको 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है। कब शुरू किया गया था? 1975 में। ठीक है। और ये जो स्कीम था ये जनरली किनके लिए था? तो गरीबों के लिए था। गरीबों को कैसे हम लोग अच्छे लेवल पे ला पाएँ, किस तरह से गरीबी को दूर करें, ठीक है, रोजगार कैसे क्रिएट करें, उन्हीं सारे बातों को इसमें रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में किस देश की जीडीपी सबसे अधिक है? आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा देश हो सकता है वो देश है यूएसए यानी अमेरिका, जिसका जीडीपी सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसको दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह का है? यह है शनि का। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह का नाम है टाइटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का जंगल माना जाता है? वैश्विक विरासत का जंगल किसको माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का जंगल पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेर और मयूर नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? जल्दी बताओ। शेर और मयूर नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? किस राज्य का है ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ये एक बहुत ही फेमस नृत्य है जो वहाँ के ट्राइबल पीपल्स के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल लगभग कितना है? जल्दी बताओ। बिहार का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल लगभग है 94,163 किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? 94,163 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? ये किया गया था उड़ीसा में। और गैस बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर करंट अफेयर्स आप ज़्यादा डाल रहे हो, करंट अफेयर ज़्यादा डाल रहे हो। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपने पुराना वीडियोस नहीं देखा है, और बीच बीच में कभी आके एक दिन देख लोगे तो आपको ज़्यादा कम लगेगा ही लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चंस ले रहे हैं, जिसमें 50 में से 15 जो क्वेश्चन है वह मैं करंट अफेयर्स से रखता हूँ, जानबूझ के मैं रख रहा हूँ, ताकि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन भारी लगता है तो आप लोग 35 क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आप आराम से सो सकते हो, आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। और ये ज़्यादा हो रहा है वो कम हो रहा है, ये सब आपको डिस्कस नहीं करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जो पढ़ा रहा हूँ इसको सीरियसली पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। और जितने लोग व्यू कर रहे हो वीडियो को, इसमें से ऐसे कितने लोग हो जो सिर्फ और सिर्फ इसी का मेहनत कर रहे हो, तो बहुत कम है।
ठीक है। तो बहुत सारे आपने फॉर्म भरे हुए हैं और कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, अभी ESI का एग्ज़ाम है, BSSC का एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम है और उसमें करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सीरियसली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोर नहीं हो जाओगे अगर 15 क्वेश्चन आप करंट अफेयर से पढ़ लेते हो। तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ये मैं डालता रहूँगा जब तक आपका डेट नहीं आपका एग्ज़ाम का आ जाए। एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो फिर मैं जो नॉर्मल तरीका है, जो करंट अफेयर्स कम में रखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रखूँगा, लेकिन अभी आपका ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कितने पदक जीते हैं? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 8 पदक जीता गया एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का कौन सा बल्लेबाज क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया? न्यूजीलैंड का कौन सा वो बल्लेबाज है जो तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना? तो वो कौन है? वो है रॉस टेलर, ठीक है। कहाँ से खेलते हैं? न्यूजीलैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक स्थिरता सूचकांक में किस स्थान पर रखा गया जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक देश में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और एक राष्ट्र में बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है? जल्दी बताओ, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को इसमें 77वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन ने देश में भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल बनाया है। यहाँ पे आपका ब्लैंक होगा, ठीक है। आपको बताना है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन ने कहाँ पर भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल बनाया है? तो कहाँ बनाया है? ये बनाया गया मणिपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पॉलिसी बाजार का नया CEO नियुक्त किया गया है? पॉलिसी बाजार का नया CEO अभी कौन है? ये है सौरवीर सिंह। कौन है? सौरवीर सिंह है पॉलिसी बाजार के नए CEO। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? ये उद्घाटन किया गया है इसका गोवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने 2020 मॉडल तैयार किया है, यह निम्नलिखित में से किस मिशन से संबंधित है? 2020 मॉडल जो है वह किस मिशन से संबंधित है? किस मिशन से संबंधित है? स्मार्ट सिटी मिशन से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संघाई सहयोग संगठन की 2 दिवसीय 9वीं रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ कार्य समूह बैठक की मेजबानी की है? संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 2 दिवसीय सम्मेलन था और ये था 9वां संस्करण। किस चीज़ का? तो रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ के मीटिंग का, ठीक है। आपको बताना है इसका मेजबानी किसने किया था? इसका मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन के रिक्स बैंक ने देश के साथ संयोजन में एक कोरोना का परीक्षण शुरू कर दिया है जिससे विश्व की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा बन सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। स्वीडन की बैंक है रिक्स बैंक, इसने किसके साथ मिलकर एक कोरोना बना रही है जो शायद विश्व की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा हो सकती है? तो यह है एक्सचेंजर, ठीक है। एक्सचेंजर के साथ मिलकर रिक्स बैंक इस तरह का काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय वार्षिक प्रत्यक्ष कर शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ इन हाउस डायरेक्ट टैक्स टीम ऑफ द ईयर जीता है? कौन है वो है धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड। क्या है नाम इसका? धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, जिसने द्वितीय वार्षिक प्रत्यक्ष कर शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ इन हाउस डायरेक्ट टैक्स टीम ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ इन हाउस डायरेक्ट टैक्स टीम ऑफ द ईयर का खिताब। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा किसे बॉलीवुड सम्मान के WBR गोल्डन एरा से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मान मिला है मनोज कुमार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए अध्यक्ष कौन हैं? कौन है? ये है विजय आडवाणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है IRCTC ने हिंदी भाषा में ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए आवाज सक्षम, जिसका नाम है आस्क दिशा, संचालित किया है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष में आस्क दिशा चैटबॉट की शुरुआत की थी? जल्दी बताओ। ये जो आस्क दिशा है, जिसको अब हिंदी में बात करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है, अब आपको बताना है इसको कब शुरू किया गया था। इसको 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है। क्या नाम है इसका? आस्क दिशा चैटबॉट। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2020 में एलेक्स डेंसन बेनेट ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? एलेक्स डेंसन बेनेट किस खेल से संबंधित हैं? यह एक हॉकी प्लेयर है और इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ठीक है। तो ओके गाइस, यहाँ पे आज का 50 क्वेश्चंस पूरा होता है। ठीक है। आई होप आपने आज भी कुछ सीखा होगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।